मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। आर्थिक नियोजन से तात्पर्य पूर्व में योजना बनाकर भविष्य में उन्हें क्रियान्वयन करना है। योजना बनाने से पूर्व दो बातों का पूर्व अनुमान अथवा आंकलन किया जाता है। प्रथम, हमारी आर्थिक आवश्यकताएं क्या हैं, एवं दूसरा, हमारे पास क्या आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं, और जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं वे उपयोग की किस अवस्था में हैं, इसका भविष्य के आर्थिक विकास हेतु कितना और किस प्रकार उपयोग किया जाना अपेक्षित होगा। कुल मिला के आर्थिक नियोजन अर्थव्यवस्था के विकास की एक वैज्ञानिक विधि है। आर्थिक नियोजन का अर्थ और स्वरूप संपूर्ण विश्व में एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब देश, काल और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हो सकता है। यहाँ एक पक्ष इसे आर्थिक विकास में बाधक मानता है, वहीं दूसरी ओर इसे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक समझता है। यह मतभेद केवल समझ का ही परिणाम नहीं, बल्कि पृथक पृथक स्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। अब आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में हम करेंगे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य मोटे तौर पर भारत का आर्थिक विकास है। स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र भारत का स्वरूप कैसा हो, इसका निर्धारण नियोजन के अंतर्गत किया गया। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ करने से इसके उद्देश्य कमोबेश समान हो रहे हैं। मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है, जहाँ प्रारंभ की योजनाओं में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया, वहीं बाद की योजनाओं में आत्मनिर्भरता, गरीबी निर्धारण कार्यक्रमों पर भी अधिक जोर दिया गया। भारतीय नियोजन की दीर्घकालीन उद्देश्य निम्नानुसार हैं। नंबर पहला, तीव्र आर्थिक विकास। तीव्र आर्थिक विकास। आर्थिक नियोजन का बुनियादी उद्देश्य आर्थिक विकास और उच्च दर सुनिश्चित करना है, जिसका आकलन वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के आधार पर होता है। अतः आर्थिक विकास को केंद्र में रखकर नियोजन अर्थव्यवस्था की संरचना हुई। तीव्र आर्थिक विकास हासिल करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग, यातायात, परिवहन एवं संचार में अनेक योजनाएं बनाई गईं। सामाजिक आर्थिक असमानताएं घटें और रोजगार के साधनों का विकास हो। आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ संपन्न और समर्थ लोगों को अधिक मिलता है। इससे आर्थिक समस्या असमानताएं बढ़ती हैं। यहाँ योजना की सफलता और असफलता का मूल्यांकन इस आधार पर होता है। आर्थिक विकास की दर क्या रही। वास्तव में जिस देश की अर्थव्यवस्था सैकड़ों वर्षों तक औपनिवेशिक शोषण का शिकार रही हो, उसे विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पिछड़ जाना स्वाभाविक है। अतः विश्व के अन्य देशों के बराबरी खड़े होने के लिए आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। अतः भारतीय नियोजन का प्रमुख उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास करना है। दूसरा, आत्मनिर्भरता। स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आवश्यक था। भारत के आर्थिक क्षेत्र अन्य देशों पर निर्भर थे। एक कृषि प्रधान होते हुए भी खाद्यों की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। परिवहन व संचार उपकरणों, विद्युत संयंत्रों, इस्पात, सीमेंट इत्यादि वस्तुओं का भारत से आयात करना पड़ता था। तीसरी निर्भरता पूंजी व वित्त से संबंधित थी। इसकी पूंजी विदेशी ऋणों के माध्यम से संभव थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। अतः भारतीय नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था आत्मनिर्भरता अर्जित करना। प्रथम दो वर्षीय योजनाओं के भारी विदेशी सहायता पर निर्भर होने के कारण योजनाओं की क्रियान्विति में अनिश्चितता व्याप्त हो गई थी। अतः तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने के साथ ही निम्नलिखित वांछनीय उद्देश्यों को स्वीकार करना, इस हेतु घरेलू बचत पर जोर दिया गया। इसके माध्यम से वित्तीय साधन जुटाकर विदेशी सहायता अथवा ऋण से निजात पाई जा सकती थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में योजना आयोग ने उल्लेख किया कि इस बार पर जोर दिया कि जो देश के समक्ष जो भुगतान संतुलन संबंधी कठिनाइयां हैं, वे अस्थायी नहीं हैं, आगे चलकर कई वर्षों तक रहेंगी। इस अवधि में विदेशी सहायता आवश्यक है, किंतु अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य होना चाहिए। तीसरा, गरीबी उन्मूलन।
एवं बेरोजगारी उन्मूलन। गरीबी और बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था की भयानक समस्याएं हैं। स्वाभाविक तौर पर गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन नियोजित अर्थव्यवस्था का एक अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वतंत्रता के पश्चात तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या नियोजकों के समक्ष एक बड़ी समस्या रही है कि किस प्रकार प्रत्येक देश के नागरिक को भरण पोषण की आवश्यक सुविधाएं निश्चित की जाएं। श्रमिक शक्ति की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और उन्हें रोजगार के साथ जोड़ पाना संभव नहीं हो पा रहा था। गरीबी उन्मूलन और रोजगार बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए, किंतु अभी तक भी इसमें वांछनीय सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। चौथा, आर्थिक असमानताओं में कमी। देश में व्याप्त आर्थिक असमानताओं में कमी करना भी भारतीय नियोजन अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। समाजवादी समाज की स्थापना पर नियोजन के प्रारंभिक वर्षों पर विशेष बल दिया गया। गरीबी हटाने का अभियान काफ़ी सीमा तक आर्थिक संसाधनों के उचित वितरण पर निर्भर करता है। इस उद्देश्य में उल्लेखित सफलता नहीं मिल सकी। इसमें पूंजीवादी प्रवृत्तियों को बढ़ने की संभावना अधिक रही। पूंजीवादी विभिन्न रूपों में भारत में प्रगति की, जबकि समाजवादी व्यवस्था आगे नहीं बढ़ पा रही थी। दो विरोधी तत्वों को एक स्थान पर मिलना अतार्किक है। इसके सबके उपरांत भी भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य एक समय साथ सिद्धांत असमानताओं में कमी करना बना हुआ है। पाँचवा, संतुलित प्रादेशिक विकास। सभी प्रांतों अथवा राज्यों में संतुलित विकास करना भी भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था का आवश्यक उद्देश्य रहा है। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत असमान विकास के कारण विभिन्न प्रांतों में भारी असमानता व्याप्त थी। कुछ राज्यों में की तुलना में अनेक राज्य आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ेपन की स्थिति में चले आ रहे थे। यह इस क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने की भावना भारत के आर्थिक नियोजन के अंग हैं। नियोजन भारत विकास का लाभ देश के सभी भागों में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संतुलित क्षेत्रीय विकास को आर्थिक नियोजन के महत्वपूर्ण उद्देश्य में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण। विश्व परिदृश्य में भारत न केवल आर्थिक बल्कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी पिछड़नेपन की स्थिति में था। यह बात स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारतीयों के जागरूक होने की खल रही थी। यह पिछड़ापन भारतीय में अंग्रेजी राज की देन माना जाता है। अतः नियोजित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना था, अर्थात आर्थिक क्रियाओं में इस प्रकार के संरचनात्मक और संस्थात्मक परिवर्तन लाए गए जाएं जिससे कि सामंतवादी व औपनिवेशिक विरासत से निजात पाकर आगे की ओर बढ़ा जा सके। यह आधुनिकीकरण से ही संभव था। अतः भारतीय निवेशकों ने विज्ञान और तकनीक के विकास को बहुत महत्व प्रदान किया। आज़ादी प्राप्त होने के समय तकनीकी ज्ञान का भारी अभाव था। कृषि उत्पादन सदियों पुराने तरीकों पर निर्भर था। जिस समय नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई उस समय देश आयातित विज्ञान और तकनीकी पर निर्भर था। अतः विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से शोध और विकास पर बल दिया गया। नियोजन के प्रारंभ से ही इस प्रकार के प्रयास हो रहे थे, किंतु छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस प्रकार साधन प्रयास किए गए। रोजगार एवं अवसरों में वृद्धि। भारत में नियोजित विकास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार पैदा करना भी रहा है। रोजगार के अवसरों में निरंतर वृद्धि होती रहे, किंतु इसका अनुपात जनसंख्या और श्रम शक्ति के विकास की तुलना में काफ़ी कम रहा। रोजनोमुखी कार्यक्रम के उपरांत भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई और वर्ष दर वर्ष बेरोजगारी की समस्या भयानक होती जा रही थी। अतः उस उद्देश्य की पूर्व संदिग्ध रही। गरीबी और बेरोजगारी के निवारण तभी संभव है जब रोजगार के अवसरों में निरंतर वृद्धि हो। इस हेतु जनसंख्या नियंत्रण नियोजन को आवश्यक अंग के रूप में माना गया। लास्ट जो एंड अंतिम उद्देश्य है वो है स्थिरता। आर्थिक दबावों के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या कीमतों की वृद्धि को लेकर रही। आर्थिक विकास की दर तेज करने के साथ साथ स्थिरता को भी नियोजन का उद्देश्य बनाया गया। अतः कीमतों में स्थिरता लाने का प्रयास प्रत्येक योजना का अंग बन गया। कीमतों में व्याप्त अस्थिरता
आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर देती है। अतः तीव्र आर्थिक विकास के लिए कीमतों की स्थिरता को आवश्यक माना गया। भारतीय नियोजन का स्वरूप दुनिया के सभी देशों में भिन्न दिखाई देता है, जिसका कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे में अंतर्गत नियोजन को माना जा सकता है। सैद्धांतिक तौर पर भारतीय नियोजन सामाजिक न्याय, समाजवादी व्यवस्था के विकास पर जोर देता है रहा है। क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना, गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि इत्यादि तत्वों को नियोजन के उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया है। किंतु व्यवहार में देखें तो नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवाद का विकास तीव्र गति से हुआ। इसका सामाजिक और मानवीय चेहरा भयानक बन गया। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और जैसी मानव विरोधी स्थितियों में वृद्धि हुई। इस प्रकार ये हमने आज करे आर्थिक नियोजन सिद्धांत के उद्देश्य। धन्यवाद।